स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राम अरोड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और आज से हम आपके लिए नई चीज़ लेकर आए हैं कि हम आपको बाय फेस यानी कि बोर्ड पर पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको और चीज़ समझ में आएगा। पहले हम पेपर पे पढ़ते थे, मैं शक्ल नहीं दिखाता था आपको अपनी, लेकिन उससे ऐसे फर्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट हो तो वो तब भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये तरीका आपको कैसा लगा, ये तरीका ज़्यादा बेटर है उससे। ठीक है, या आप उसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं जब जैसे आप पहले पढ़ते थे। ठीक है, आज हम कुछ बातें करने वाले हैं आपसे, कुछ ऐसी बातें जो आपको क्या करेंगी कि जैसे 11th 12th यानी 10th के बाद 11th 12th करते हैं, फिर 12th के बाद आप बीएससी करें, क्या कर सकते हैं विद मैथमेटिकल साइंस इन मैथ्स को लेकर, कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना स्कोप है, किस किस तरह की जॉब आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। ठीक है, किस तरह की फील्ड में जा सकते हैं, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और ऐसा टाइम चल रहा है और इस टाइम क्या है कि अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मैं पास कई कॉल मैसेज आते हैं बच्चों के और वो सभी पूछते हैं या उन सब डाउट रहता है कि सर हम साइंस मैथ ले लें या सर हम 12th के बाद बीएससी करें या क्या करें। ठीक है, मैंने सर आर्ट्स लिया था 11th 12th में और या साइंस लिया था मैंने और मैं अच्छा नहीं, मैं आर्ट्स ले लूँ क्या। तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पर ये बात करना चाह रहे हैं कि 10th क्लास के एग्जाम हो चुके हैं कैंसिल, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, और 12th के भी हो चुके हैं। अब बात यह है कि बच्चों को पता कैसे चले कि हमने किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, उस हिसाब से हम यहाँ पर नंबर लें या फिर किस सब्जेक्ट को चूज करें। जैसे 10th के बाद तो दिक्कत आती है। ठीक है, जिन बच्चों ने एग्जाम में दिए, अब वो किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं किसमें नहीं है इसका पता तो हमको नहीं चला। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप साइंस में लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं साइंस में लेना चाहिए भी, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, बनना चाहते हैं मतलब मैथमेटिक्स के साथ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपका जुनून है मैथमेटिक्स का, तो आपको साइंस में लेना चाहिए। लेकिन किसी के कहने पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, खुद की इच्छा हो, खुद की मर्जी हो आपकी, मतलब खुद अंदर से कॉन्फिडेंस हो आपको कि आप हाँ साइंस में ले सकते हो, तभी लें। वरना आपको मैं बात बताता हूँ कि 10th क्लास में जब आप मैथ और साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर 11th क्लास में आप लेते हैं मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री हो जाता है और आ जाता है फिजिक्स। ठीक है, ये हो जाता है। तो मैथ साइंस इस लेवल का और 11th लेवल के मैथ साइंस में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ लेवल अप हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तक तो लेने में हमको दिक्कत होती नहीं है, यहाँ पर हम बहुत मजे आते हैं। और जब इसमें नंबर अच्छे आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हम साइंस मैथ ही लेंगे और हम इसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन कई आपसे ये भी पूछते हैं कि आपने क्यों लिया, तो आप कहते हैं कि मेरे पड़ोसी ने लिया था, मेरे बड़े भैया ने लिया था, इन्होंने लिया था, उन्होंने लिया था। ठीक है, लेकिन आपसे मैं वही बात कहूँ कि आप किसी के कहने पे नहीं लेंगे। आप मैथ्स के लिए बने हैं या कैसे डिसाइड करना है। आप अगर कहीं पर भी हो और आपके दिमाग में किसी भी चीज को देखकर, जैसे मोबाइल है, ठीक है, कोई मशीन है, किसी तरह की फ्रिज है, टीवी है, उनको देखकर ये मन में आए कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, यानी कोई भी घटना ऐसी हो रही हो, उसको देखने के बाद आपको लगे कि ये क्यों हुई, किस तरह से हुई। ठीक है, साइंस वाला फैक्ट अगर आप उसके अंदर डालते हैं तो इसका मतलब आप साइंस के लिए बने हैं, आपको साइंस में जरूर लेनी चाहिए 11th क्लास। ठीक है, तभी आप लें। तो यहाँ पर हमने ले ली साइंस मैथ 11th के बाद, यानी मैथमेटिक्स हमारे पास आ गई। अब बात आती है, आपने 12th क्लियर कर लिया। ठीक है, 12th क्लियर हो गया, इस बार की तरह नहीं। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा, एग्जाम देना होगा आपको। तो 12th क्लियर हो गया आपका। अब हम क्या करें, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए 12th में साइंस मैथ लेने के बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो आ जाता है सबसे पहले बीएससी। ठीक है, विद पास कोर्स जिसे हम कहते हैं। पास कोर्स का मतलब होता है जिसके अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ यानी कि पीसीएम के साथ में करना होता है। और या फिर आ जाता है बीएससी ऑनर्स।
ठीक है। और या फिर आ जाता है आपके पास बीटेक या बीई, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर जाने से पहले हमारे बीच में एक रास्ता आता है आईआईटी का, ठीक है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका नाम आपने सबने सुना है। आईआईटी मेंस और फिर आईआईटी एडवांस, ठीक है, इन सब के एग्जाम होते हैं और इस तरह से अभी तो थोड़ा पोस्टपोन हो रखे एग्जाम। तो लेकिन यहाँ पर जाने पर आपकी लाइफ तो हो जाएगी बिल्कुल सेट, अगर आप इतने मेहनती हैं और आप इसको क्लियर कर लेते हैं, इनके थ्रू आपको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर है ना, अगर आप सिंसियर हैं वहां पर सिंसियर रहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी में नहीं जा सकते, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है, हर किसी और होता नहीं है, बात आप जानते ही हैं। फिर थोड़ा ऑप्शन चेंज होते हैं, तो हम कहते हैं कि बीएससी कर लेते हैं साइंस से, ठीक है, बीएससी ऑनर्स भी आता है। ऑनर्स का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं वो आपका मेन सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे बीएससी ऑनर्स विद मैथ, ठीक है, विद केमिस्ट्री। फिजिक्स से नहीं होती है क्योंकि फिजिक्स जो है वो सब्सिडी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो मैथ के साथ में भी आ जाता है और केमिस्ट्री के साथ में भी, ठीक है, फिजिक्स आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप मैथ से ऑनर्स करते हैं तो आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक तो मैथ और फिजिक्स या मैथ और केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर आप करते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स, आप जिससे केमिस्ट्री को मेन सब्जेक्ट लेते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से करते हैं, तो आपके पास आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स या केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स या केमिस्ट्री और मैथ, ये दो चीजें में से पढ़ेंगे या फिर यहाँ पर केमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि फिजिक्स हमने मैथ ले ली, इसमें क्या है कि एक पेपर जो है आपका, जैसे बुक्स 3 पेपर होते हैं आपके, एक उसके जैसे फिजिक्स के 3 पेपर हो गए, मैथ के 3 पेपर हो गए। तो अगर ऑनर्स की बात करें तो मैथ्स के हो जाएंगे, अगर मैथ ऑनर्स से कर रहे हो तो उसके हो जाएंगे 4 पेपर, ठीक है, और बाकी इनके तो वही रहेंगे 3 ही पेपर, ठीक है। तो ऐसे एक पेपर बढ़ जाता है, ठीक है, कि आपने सब्जेक्ट तो कम कर लिया, जैसे आपको इंटरेस्ट नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं, आप मैथ ऑनर्स से करिए, मैथ से और फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास बीटेक की। बीटेक जिसको इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। अब देखो इंजीनियरिंग करना भी आसान नहीं होता है, काफी खर्चा होता है, ये बात हम जानते हैं। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जिनके फैमिली अफोर्ड कर सकती है, वो बीटेक बी कर सकते हैं। अब बीटेक बी करना भी नॉर्मल कॉलेज से नहीं होता, मैं ये बात मानता हूँ। अगर नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको खुद को फिर अलग से स्टेमिना लगाना है, ठीक है, अलग से एफर्ट लगाना है। बीटेक और बी करने पर अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज सब में होनी चाहिए। वैसे तो बीटेक करो या बीएससी करो या बीएससी पास कोर्स किसी में भी करो, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करनी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्या होता है, मैं देखता हूँ कि कई बच्चे 11th-12th में तो बहुत ही ज्यादा सिंसियर होते हैं, ठीक है, 11th-12th में तो सिंसियर होते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। जितना सिंसियर होते हैं उतने ही फिर कॉलेज में आने के बाद उनको लग जाती है हवा, मतलब समझ में आ रहा है, उनके काम जो है वो दूसरे पर्पस बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि जितना डेस्परेट होकर, ठीक है, जितना डेस्परेट होकर आप पढ़ाई करते हैं 11th-12th में, उतने ही डेस्परेट होकर आपको बीएससी या बीटेक में पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। जब भी कोई कंपनी वाला होता है वो आपको हायर करता है, मतलब कि आपको अपने यहाँ नौकरी पे रखता है, तो वो आपकी स्किल्स देखता है, ठीक है। और जो 3 साल की बीएससी या 4 साल की बीटेक में आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा टाइम होता है। मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बता दूं, जो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं बीएससी में, उनकी मैं बात बता देता हूँ कि उनको सुन ले ध्यान से कि अपने आप को निखारने का ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप इस टाइम अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे भाई देखो कंपटीशन एग्जाम तो सबको देना ही होता है, ठीक है। आप बीएससी के बाद कंपटीशन एग्जाम दोगे या हायर डिग्री लोगे। हायर डिग्री के बारे में आपको बता दूंगा, एमएससी और पीएचडी वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम तैयारी करते हो तो आपको क्या पढ़ना है, नॉर्मल मैथ्स, जनरल मैथ्स होती है, रीजनिंग, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश जो भी चीजें आती है, ठीक है। मैथ्स पढ़नी होगी, रीजनिंग पढ़नी होगी, और हिंदी जो जनरल होता है वो, या इंग्लिश
जो भी, या करंट जीके, ठीक है, करंट में की जो जीके है वही तो पढ़नी होगी। तो आप क्या नहीं पढ़ सकते, आप अच्छे से 3 साल की तैयारी नहीं कर सकते। आप तैयारी करो अच्छे से, कहीं भी किसी गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम हो जाएगा, एसएससी है, बैंक है, एनडीए, XYZ जो भी है, ठीक है, कई होते हैं, एयरफोर्स वगैरह जो भी है, ठीक है, बहुत एग्जाम होते हैं, तो उनमें आप सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। क्या नहीं हो सकता सिलेक्शन? बिल्कुल हो सकता है, आप तैयारी तो करके देखो। तो यहाँ पर ये चीजें तो जनरली हम यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ कि आपको बीएससी के साथ में कुछ ना कुछ एक कोर्स पहले चलाना पड़ेगा, मतलब आप प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से ही, पहले साल से ही, ठीक है। ये नहीं कि 3rd ईयर के बाद आप प्रिपेयर हो गए, तब तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे बीएससी बीएड जैसे अब कोर्स चल रहा है, बीएससी बीएड वाला, जिसको टीचिंग एग्जाम में इंटरेस्ट है वो बीएससी बीएड कर सकता है, लेकिन बीएससी के बाद बीएड या फिर बीएससी बीएड वाला जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसे कहते हैं, ठीक है, 4 साल का जो कोर्स होता है वो कर सकता है। इसमें आपको भाई पीटीटी का एग्जाम देना होता है, और पीटीटी एग्जाम देने के बाद आपका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बात जो बता रहा था वो ये बात थी कि बीएससी बीएड जिसको टीचिंग में एग्जाम में या टीचिंग कराने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वही बीएससी के बाद बीएड करें या फिर बीएससी बीएड वाला कोर्स करें, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, बीएससी हमने कर ली, हमारी अच्छे से हो गई, अब हम आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी की तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन बीएससी वाला पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, या बीएससी और पास कोर्स हो या बीएससी ऑनर्स हो, ठीक है। ऑप्शन आते हैं हमारे पास एमएससी और या फिर एमसीए। आपके पास मैथ है तो आप एमसीए कर सकते हो, ठीक है। बीसीए के बाद एमसीए होता है या फिर बीएससी के बाद एमसीए हो सकता है। मान लो आपके पास मैथ्स तो आपने ले ली, मैं पहले बताया था मैथ्स ले ली, लेकिन मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं आपके पास आ पाया क्योंकि आप कॉलेज में आ चुके हो। कॉलेज में आने के बाद आपको इधर उधर की बातें करना है और लोगों के साथ मतलब कि अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, आप पढ़ाई अपने ढंग से करी नहीं, लेकिन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी में आपने इंटरेस्ट है तो आप आराम से एमसीए कोर्स कर सकते हो, ठीक है। आप एमबीए भी कर सकते हो, आप एमबीए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा मत सोचना आप आईएएस आईएएस की तैयारी कर सकते हो, ऐसा मत सोचना कि मैं मैथ्स को क्यों छोड़ दूं। मान लो लोग क्या कहेंगे कि मैंने मैथ्स छोड़कर और कंप्यूटर ले लिया, या मैथ्स छोड़कर मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ के आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। जब आप आईएएस बन जाओगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप आईएएस बन गए हो तो आपने मैथ्स छोड़ दी थी, क्या किया तुमने, आईएएस बन गए मतलब बन गए हो फिर तो, ठीक है, फिर तो जिंदगी समझ चुकी है आपकी, ठीक है। तो इसमें अब बात आती है एमएससी की। तो एमएससी आप किसी से कर सकते हो, जैसे आप केमिस्ट्री अच्छा लगता है, केमिस्ट्री से एमएससी विद फिजिक्स, एमएससी विद मैथ्स, ठीक है। अब क्या होता है, भाई बच्चों का सपना टूट चुका होता है यहाँ पर आईआईटी में जाने वाला, ठीक है, मैं बताया था। लेकिन सपना जो है वो टूटा तो था उस टाइम, लेकिन मन में कहीं ना कहीं रह गया, ठीक है, छोड़ा नहीं था कि आईआईटी में एक दिन हम पढ़ेंगे। तो ये मौका फिर मिलता है आपको आईआईटी में जाने का आफ्टर बीएससी, कि एमएससी हम करें कहाँ से, आईआईटी से, ठीक है। आईआईटी से हम क्या करें, एमएससी करें, तो मौका मिलता है आपको एग्जाम दे दीजिए आईआईटी जैम का, जेएम, ठीक है। आईआईटी जैम का एग्जाम दीजिए आप, जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम होता है वो, और आप आईआईटी में एंट्री कर लेंगे। वहां से आप या तो एमएससी कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद अगर आप एमएससी कहीं और से कर चुके हैं तो फिर पीएचडी करने का मौका मिलता है आपको विद इन गेट, ठीक है, नेट करके। तो एमएससी जब आप आईआईटी से करेंगे जैम के थ्रू तो भी आपकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। फिर आप उसके बाद कर सकते हैं पीएचडी, ठीक है, और किसी भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट जो होगा आपका, ठीक है। आप अगर आप केमिस्ट्री से करते हैं तो केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है, फिजिक्स से करो तो फिजिक्स रहेगा। और पीएचडी में भी होता है कई कोई चीज मैं आपको बताता हूँ कि पीएचडी में भी क्या क्या फायदे होते हैं।
तो पीएचडी के जो फायदे हैं वो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीएचडी के जो फायदे हैं वो, एक तो आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर, ठीक है, एक तो आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर, सबसे पहली बात तो ये है, सम्मान बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये है कि पीएचडी करने के आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। लेकिन स्कॉलरशिप कब मिलती है? जब आप नेट क्लियर कर लेते, नेट एनईटी नेट विद जेआरएफ। तो नेट और जेआरएफ क्लियर करने की जो एज है, जेआरएफ क्लियर करने की जो एज है वो है 27 ईयर, मतलब 27 ईयर से पहले आप शायद 28 हो गई है, 28 ईयर से पहले आपको जेआरएफ क्लियर करना होगा, ठीक है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पीएचडी करने की। और पहले स्कॉलरशिप मिलेगी तब जब आप पीएचडी करोगे। ऐसा नहीं है कि आप जेआरएफ कर लिया, हमको पैसे दे दो, हम पीएचडी नहीं करना चाह रहे, ना, तब नहीं मिलेगी, ठीक है, पीएचडी करनी पड़ेगी आपको, किसी भी आईटी कॉलेज से ले लो या किसी भी कॉलेज से कर लो तब, ठीक है। अब जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है 32,000 तो मिलता है पढ़ने का, ठीक है, टीए प्लस अलाउंस मिलता है, यानी कि रहने का रिकमेंडेशन जिसे हम कहते हैं 5,000 रुपीज HRA, ठीक है। तो ट्यूशन फीस होती है हमारी वो 25,000 रुपये होती है महीने की, एक महीने की ना, पर मंथ मिलता है हमारे को। और 5,000 रुपये क्या होता है? HRA, मतलब कि रहने का खर्चा। अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो रूम का किराया वगैरह, ठीक है, अगर आप घर पे रहते हो तो भी आपको वो चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, वो मिलेगी, चाहे आप घर पे रहो चाहे बाहर रहो। अब बाहर रहोगे तो खर्च हो जाएगा, अब घर रहोगे तो नहीं होगा खर्च, ठीक है। तो यहाँ पर 32,000 होती है यहाँ पर, ठीक है, फिर बढ़ जाती है 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद, ठीक है, ये बढ़ जाती है, ये बन जाती है SRF, ठीक है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। फिर 5,000 रुपए इसमें बढ़ जाते हैं और यहाँ पर 32 ये हो जाते हैं 37,000, ठीक है। तो वो तो अब जब आप करोगे तो आप मिलेंगे रहेंगे पर मंथ के हिसाब से। अगर 5 साल की पीएचडी आप मानो तो लगभग आपको 20 से 22 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। कितने मिलेंगे? 20 से 22 लाख रुपए मिलेंगे पढ़ने के 5 सालों में। 30,000 रुपये लगा लो आप, 536 3,60,000 रुपए हो गए। मैं सिर्फ कितना लगाए? 30,000 के शेयर लगाइए, ठीक है, 32,000 प्लस 5,000 है आपके तो आप 4 लाख भी लगा लो एक साल के, ठीक है, 4 लाख भी लगा लो एवरेज में 4 लाख। तो 5 साल के कितने हो गए? मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं तो 20 लाख तो हो गए खींच कर, ठीक है। तो देखिए कितना बड़ा फायदा है यहाँ पर नेट और जेआरएफ करने का। तो पीएचडी आप करेंगे तो मिलेगा आपको डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर जो भी आपका नाम है आपके लग जाएगा, ठीक है। और क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। तो वहां तक पहुंचने का भी एक अपना ही अगर तजुर्बा है, ठीक है। उसमें आप फिर बीच में आप जब कॉलेज अगर बनना चाहते हैं, कॉलेज बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीएचडी जरूरी है, पीएचडी जरूरी है, नेट जरूरी है, ठीक है। और फिर कंपटीशन एग्जाम तो आपको देना ही है। तो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप कंपटीशन एग्जाम दो और या फिर आप हायर डिग्री लो मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, बात मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप कॉलेज में आते हो ना तो आपके साथ में आपके पेरेंट्स की भी थोड़ी गलतियां होती हैं। जितने पेरेंट्स ध्यान देते हैं 11th-12th के अंदर आपके ऊपर, उतना ही ध्यान उनको कॉलेज में भी देना चाहिए। मैं उनसे भी ये बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जो है पेरेंट्स वो ध्यान नहीं देते। बच्चा जो है, आप लोग जो है वो कुछ भी करते हो, अगर उनका उतना ध्यान दें, इतने सिंसियर से आप लोग पढ़ो तो आपके कैरियर का सवाल है, आप बहुत कुछ बन सकते हो। लेकिन बच्चे क्या है, बहुत बिगड़ जाते हैं, सोचते हैं कि एक कॉलेज की लाइफ है, कभी दोबारा नहीं मिलने वाली। मैं बात मानता हूँ, लेकिन दिन भर थोड़ा मस्ती की जाती है, ठीक है। आप सिंसियर होकर अपने जो भी टारगेट है उसके लिए 5 घंटे दिन में 4-5 घंटे निकालने पड़ते हैं।
ठीक है, तो आपका जो बाकी लाइफ है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो बाकी की लाइफ है वो अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आप अभी से मौज करोगे तो बाद की जो लाइफ है वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मैं लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस जो है इंजीनियरिंग के अंदर भी काफी कुछ स्कोप होता है और आप बात जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ में आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, वो बात यहाँ पर आप मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री इन सब का गुरु है। अगर आपको मैथ अच्छे से आती है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ सकते हो, ये बात आप जान भी गए होंगे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे होंगे, एमएससी जो कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छे से आता है तो उसका मतलब 22 सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से आ ही जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। आपकी जो मेंटल है, आपका जो सोचने का जो तजुर्बा है वो आपका हाई लेवल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हम जो है इस चैनल पे जो IIT जैम की तैयारी भी कराएंगे, ठीक है, और हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, मॉडल अलजेब्रा के ऊपर भी। तो अब आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप कमेंट करके लिखिए, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये तरीका अच्छा लगा पढ़ाने का, नहीं बोर्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगा, या फिर पहला तरीका ज्यादा अच्छा था जो आप पेपर में पढ़ते थे। ठीक है, और आपके सहयोग से जल्दी से हम 1 के सब्सक्राइबर में पहुंच जाएंगे और कैटेगरी जो होता है लाइव आने का पूरा कर लेंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी लाइव पढ़ाने की इच्छा है मेरी। ठीक है, जिससे आपको मैं इंटरेक्ट हो सकूं, आपसे मैं बात कर सकूं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।